नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। आज हम आपसे पेरोनी डिजीज़ या ऐसी कंडीशन जिसमें पेनिस का टेढ़ापन हो जाता है वो आपसे डिस्कस करेंगे। पेरोनी डिजीज़ में जो मेन सिम्टम रहता है कि पेनिस का टेढ़ापन होना। नॉर्मली भी पेनिस में कुछ टेढ़ापन होता है, अगर 20 डिग्री तक टेढ़ापन है तो वो उसे नॉर्मल माना जाता है। सपोज़ ये हमारा एब्डोमेन वॉल है, इसके आगे पेनिस लगा हुआ है। सो यदि इसमें हल्का सा टेढ़ापन है ऊपर या नीचे, सो इट इज़ ओके। बट यदि ये ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ या लेटरल साइड में 20 डिग्री से ज़्यादा है तो इसकी वजह से कई दिक्कतें हो सकती हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स में प्रॉब्लम होती है या इंटरकोर्स करते समय पेन हो सकता है। जो टेढ़ापन है वो आमतौर पर या तो रेस्टिंग स्टेट में होता है या कई लोगों में सिर्फ इरेक्शन के समय होता है। और यदि हम उसे पाल्पेट करें, उसे क्लोजली ऑब्जर्व करें, तो हमें कुछ नोड्यूल्स या हार्डनेस फील होती है। वो एक्चुअली प्लैक होते हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तिरछापन के लिए। ये जो कर्वेचर होता है ये पेनिस में कई जगह हो सकता है, या तो उसके टिप पे हो सकता है या मिड शाफ्ट पे हो सकता है या फिर बेस ऑफ द पेनिस में हो सकता है। पेरोनी डिजीज़ होने में अगर हम उसका अध्ययन करें कि क्यों होता है, तो उसमें बेसिकली जो इरेक्टाइल टिश्यू रहता है या जिसकी वजह से इरेक्शन होता है या जिसमें ब्लड फ्लो होता है ड्यूरिंग इरेक्शन, उसके आसपास, उस कार्पोरा कैवर्नोसा से कहा जाता है, उसके आसपास एक लेयर होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। वो जो लेयर होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उसमें कुछ फाइब्रोसिस होती है या कुछ हार्डनेस होती है या उसमें लंप हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो नॉर्मल पेनिस का इरेक्शन होना चाहिए या नॉर्मल पेनिस का स्ट्रेटनेस होना चाहिए वो नहीं होते हुए जब इरेक्शन के समय उसमें कर्वेचर आ जाता है। अब हमें ये देखना है कि इसका कारण क्या है। तो जो मोस्ट कॉमनली कारण रहता है ट्रॉमा रहता है। इसे माइक्रो ट्रॉमा कह सकते हैं हमें, जिसमें पेशेंट को पता भी नहीं चलता है कि इसे चोट लगी है और जिसकी वजह से ग्रेजुअली लगातार ट्रॉमा होने की वजह से ये होता है। नॉर्मल कंडीशन में भी ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसमें कई बार अगर प्रॉपर इंटरकोर्स नहीं किया जाता है तो उसमें माइनर ब्लीडिंग्स होती हैं जो स्पॉन्टेनियसली रिकवर्ड हो जाती हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में वो रिपीटेडली ज़्यादा यदि ब्लीडिंग होती है तो उससे वहाँ पे हार्डनेस आ जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है, या कई लोगों में टेंडेंसी रहती है जिसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है या ब्लीडिंग होती है तो रुकती नहीं, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट होते हैं या इन्हें ब्लीडिंग डिसऑर्डर रहता है। सो उस तरह के पेशेंट में पेरोनी डिजीज़ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कई बार ऐसा कुछ कारण नहीं भी हो सकता है, जस्ट जेनेटिक कॉज हो सकता है जिसमें फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। कई लोगों में प्रीवियस कोई ट्रॉमा हुआ, कोई सर्जरी हुई हो या यूरिनरी कैथेटर डाला हो, उसकी ट्रॉमा की वजह से भी ये हो सकता है। इसका मैनेजमेंट यदि हमें करना है तो उसमें दो ऑप्शन रहते हैं, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल। सो कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में मोस्ट कॉमनली डॉपलर किया जाता है, कलर डॉपलर, जिसके द्वारा हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर ब्लड फ्लो प्रॉपर है कि नहीं। यदि ब्लड फ्लो नॉर्मल है तो पेशेंट को इरेक्टाइल प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होगा। इसके अलावा कलर डॉपलर करने से हमें ये पता चलता है कि प्लेग का डेप्थ कितनी है, उसका एक्सटेंट कितना है, उसका सीवियरिटी कितनी है। जो मैनेजमेंट होता है उसमें फर्स्टली नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट रहता है। नॉन सर्जिकल में हम लोग सबसे पहले कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ मसाज करने के ऑइंटमेंट करते हैं एडवाइस, और इंजेक्शंस रहते हैं। जो इंजेक्शन इसमें दिए जाते हैं वो डायरेक्टली उसी साइट पे दिए जाते हैं जहाँ पर प्लैक है। जो इंजेक्शन का पर्पस रहता है कि उस प्लैक या जो हार्डनेस है या नोड्यूल से उसको डिसॉल्व कर सके। इसमें वेरापामिल दिया जा सकता है जो कि ब्लड प्रेशर में भी यूज़ किया जाता है, या इंटरफेरॉन इंजेक्शन होते हैं, या मोर कॉमनली हम लोग हाइलेज देते हैं जिससे कि जो टिश्यू को ब्रेक डाउन करता है, या केनाकॉट इंजेक्शन डायरेक्टली दिया जाता है। ये इंजेक्शन में 4 से 5 बार सिटिंग होती है, मोस्टली 15 डेज़ के इंटरवल पर होती है। और इसके साथ साथ दूसरे अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं, जिसमें कि जो नोड्यूल है उसको हम लोग तोड़ते हैं सर्जिकली अंडर एनेस्थीसिया। इट कैन बी ब्रोकन बाय सर्जिकल मीन और बाय शॉक वेव। और इसके बाद फिर पेशेंट को हम लोग मसाज करने का एडवाइस करते हैं बाय सम ऑइंटमेंट, जिससे कि जो हमने ब्रेक डाउन करा है वो और प्रॉपर तरीके से वहाँ से डिसअपियर हो जाए। अगर इन सब चीज़ों के बावजूद या सफिशिएंट टाइम देने के बाद भी यदि इसके पेशेंट को इम्प्रूवमेंट नहीं होता, उसे लगातार पेन बना रहता है, या फिर इंटरकोर्स में उसको कर्वेचर ज़्यादा रहता है या ऐसे पेनफुल इंटरकोर्स रहता है, सो हमें सर्जिकल ऑप्शन करना पड़ता है। तो सर्जिकल में मोस्ट कॉमनली जो फर्स्ट ऑपरेशन रहता है वो होता है प्लाइकेशन। प्लाइकेशन मीन्स ये होता है कि सपोज़ ये डेविएशन है, सो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो अपोजिट साइड है वहाँ पर कुछ सूचर लगाते हैं और सूचर लगा के इसको सीधा कर देते हैं। सो आप समझ सकते हैं कि ये अगर हम इस तरफ डेविएशन है तो यदि हमें यहाँ सूचर लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा। जो इसमें सूचर्स लगाते हैं वो परमानेंट सूचर रहते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर रहते हैं, ताकि ये जो रिजल्ट है वो स्थायी रहे।
इस प्रोसीजर को करने से पहले प्रॉपर एनेस्थीसिया दिया जाता है बेस में, और इस पूरी पेनिस की स्किन को डीग्लोव किया जाता है, मतलब जैसे केले का छिलका निकालते हैं उस तरह से निकाला जाता है। और फिर जो अंदर जो लेयर रहती है कार्पोरा के ऊपर का सुपरफिशियल लेयर रहता है, उसमें कुछ सूचर्स लगा के उसको प्लाइकेशन किया जाता है। ये सर्जरी काफ़ी सेफ होती है, इसमें साइड इफ़ेक्ट्स कम रहते हैं, कोई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या नर्व डैमेज की संभावना इसमें नहीं रहती है। इसके अलावा दूसरा जो सर्जिकल ऑप्शन है, जो थोड़ा रिस्की ऑप्शन रहता है, जिसमें हम लोग प्लैक को एक्सरसाइज करते हैं। उसको एक्सरसाइज करने के बाद वहाँ पर हम दूसरी जगह का ओरल म्यूकोजा या प्रीफ्यूज पेनिस का स्किन का म्यूकोजा को वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें हम लोगों को मोस्टली जो डॉर्सम पे लोकेटेड रहता है जो हार्ट टिश्यू, तो उसको पहुंचने के लिए जो न्यूरोवेस्कुलर बंडल है उसको पहले सेपरेट करना रहता है। उसके बाद फिर हम लोग प्लैक तक पहुंचते हैं, उसको हटाते हैं और उसको फिर कवर करते हैं। सो इसमें थोड़ा रिस्क रहता है, प्रोसीजर थोड़ा लंबा रहता है, और इसमें हमें दूसरे पार्ट से ग्राफ्ट भी लेना पड़ता है। नर्व और वेसल का डैमेज होने की वजह से भी कोई रिस्क रहती है। सो मोस्टली हम लोग प्लाइकेशन प्रेफरेबल सर्जरी रहती है करने के लिए। कई लोगों में ये जो पेरोनी डिजीज़ है इसके साथ साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रहता है या फिर इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो सकता है, तो उस तरह के केसेस में हम लोग पेनाइल इम्प्लांट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम लोग 2 पेनाइल रॉड्स रहती हैं जो कि स्किन के नीचे इरेक्टाइल टिश्यू में ट्रांसफ़र करते हैं, और जिसकी वजह से साइमल्टेनियसली जो कर्वेचर है वो भी सही हो जाता है, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो वो भी करेक्शन हो जाता है। सर्जरी मोस्टली 1 से 1.5 घंटे की होती है। इसके बाद हम लोग पेशेंट को सेम डे डिस्चार्ज कर देते हैं। जो सर्जरी होती है एनेस्थीसिया में होने की वजह से कम्प्लीटली पेनलेस रहता है, और उसके बाद भी कोई सीवियर पेन नहीं रहता है। आदमी मोस्टली नेक्स्ट डे से सारे काम कर सकता है। उसमें जो ड्रेसिंग रहती है उसे हम लोग 3 दिन तक लगा के रखते हैं। यूरिनरी कैथेटर रहता है, उसे नेक्स्ट डे या 2 दिन में निकालते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स का हम लोग उसमें करीब 3 to 4 वीक्स तक अवॉइड करने का एडवाइस देते हैं। एक और कंडीशन होती है जिसे कहा जाता है कॉन्जेनिटल पेनाइल कर्वेचर। कई बार इससे कन्फ्यूजन होता है पेरोनी डिजीज़ का, मगर ये जो कंडीशन होती है मोस्टली यंग एज में होती है और चाइल्डहुड से प्रेजेंट रहती है कई लोगों में, जिसमें पेनिस का कर्वेचर रहता है। ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं रहती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स का हिस्ट्री नहीं रहता है, इसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी नहीं रहता है, और पेरोनी डिजीज़ की तरह इसमें कोई नोड्यूल्स वगैरह भी पाल्पेट नहीं होते हैं। साथ ही ये पेनफुल कंडीशन नहीं रहती है। इस तरह के केसेस में यदि माइनर कंडीशन है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी नॉन सर्जिकल तरीके से नहीं होती है, तो रेयरली सर्जरी का हम लोग एडवाइस करते हैं।